आइए हम आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शायरा से जिन्होंने अपनी शायराना अंदाज से लोगों के दिल को छू लिया है, अपनी ओर आकर्षित किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर शायरा सुमैया राणा की। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं हमारे ख़ास मेहमान से। जी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शुक्रिया शुक्रिया। सबसे पहले तो मैम हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके नाम का मतलब क्या है, सुमैया? बिल्कुल, देखिए हमारे वहाँ जो इस्लामिक माइथोलॉजी है, बल्कि यूँ कह लीजिए कि हमारी जो किताबें हैं उसमें हमने पढ़ा है कि जो बीबी सुमैया थी वो इस्लाम की राह में सबसे ज़्यादा अज़ियत उठाने वाली महिला थी और उनको जो शहादत मिली थी इस्लाम की राह में वो पहली खातून है। तो बड़ा दर्जा है सुमैया नाम का हमारे वहाँ, और शायद वो ही इनकलाबी जो तहज़ीब है या इनकलाबी नेचर जो है वो मेरे अंदर नाम की बदौलत आ गया है सुमैया। पापा की वैसे तो तमाम गज़लें और सब जानते हैं कि माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं और तमाम ऐसे मौजू पे उन्होंने शायरी करी है जो इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी और आम लोगों की जो रिश्ते आपस में होते हैं उन पे है। लेकिन मुझे तमाम शायरी में अगर यूँ देखें, वैसे बहुत लंबी लिस्ट है लेकिन मैं एक शेर पढ़ देती हूँ कि लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गज़ल कहता हूँ हिंदी मुस्कुराती है। बहुत खूब है, बहुत ज़्यादा ये पसंद है क्योंकि इसमें जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब है वो पूरी तरीक़े से नुमायाँ हुई है कि हिंदी और उर्दू दो सगी बहनों का रिश्ता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैम, आपकी एक शायरी है कि तूफ़ानों में दीप जलाना आसान नहीं, कुछ ऐसे करके है। तेज़ हवा में दीप जलाना कितना मुश्किल है, वादा करके उसे निभाना कितना मुश्किल है। इश्क बज़ाहिर लगता है आसान बहुत, लेकिन सहरा सहरा खाक उड़ाना कितना मुश्किल है। और होठ हैं ज़ख्मी, कुछ भूल रहे हैं इस वक्त। एक तो जब से पॉलिटिक्स में आए हैं शायरी से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं, हालांकि मुझे उस पर ध्यान देना है। लेकिन बहरहाल इस गज़ल का जो मौजू था वो यही था कि एक बार शाम के वक्त हम लोग बाहर जो है वो चिराग जला रहे थे, तो ये शायरी आती कैसे, मैं ये कुछ बताना चाह रही थी आपसे कि उस वक्त में बार बार हवा की उससे जो है वो बुझा जा रहा था मोमबत्ती। तो फिर मैंने उस पर बस, क्योंकि शायरी दिमाग में हर वक्त तैरा करती थी, उस वक्त में पॉलिटिक्स कुछ थी नहीं, तो मैंने उस पर ये गज़ल जो है वो नज़म की थी कि तेज़ हवा में दीप जलाना कितना मुश्किल है। अच्छा मैम, तो आप हिंदी तो जानती हो, हिंदी के अलावा और कौन सी भाषाएं आप जानती हैं? देखिए, क्योंकि मेरा जन्म जो है मैं कैलकाटा में हुआ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कैलकाटा, और कुछ स्कूलिंग कुछ दिनों की मैंने कैलकाटा में की थी। फिर उसके बाद हम किसी फैमिली कुछ ऐसी आ गई थी ट्रेजिडी कि हम लोगों को यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। मेरे एक चाचा की डेथ हो गई थी, तो हम लोग सब लोग कैलकाटा से यहाँ शिफ्ट हो गए थे रायबरेली। तो बाकी की पढ़ाई यहाँ है। तो ज़बानों की अगर बात करें तो मुझे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगला, इन चारों पर तकरीबन महारत हासिल है और बाकी और कोई ज़बान नहीं आती इनके अलावा। बंगला में कोई एक सेंटेंस बोल के बताइए। आमी तुम्हार की भालोबाशी, इसका हिंदी में आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैम, तो आपने ये शायरी लिखना कब से स्टार्ट किया, कैसे जहन में आया ये आपके? देखिए, मेरे पापा बहुत बड़े शायर हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमें घर में शायरी की किताबें पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। ऐसा क्यों मैम? पापा को लगता था कि बच्चों को पढ़ाई में दिल लगाना चाहिए, शायरी वगैरह नहीं सही समझा जा रहा था सब बच्चों के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि अब कुछ भी ऐसा घर में हो तो कहीं ना कहीं आपके डीएनए में वो आ ही जाती है, और इत्तेफाक ऐसा है मेरे अपने सब भाई बहनों में ये मेरे ही अंदर आया, तो धीरे धीरे रहता रहा। फिर मैं जब लिखना मैंने शुरू पढ़ने बैठती थी तो जैसे मैंने कोई स्टोरी पढ़ी, अपनी सिलेबस की मैं बात कर रही हूँ, उसी में कोई ऐसा चैप्टर आ गया, उसमें कोई चीज़ ऐसी सेंटिमेंटल है या वो है, तो उस पर 2 लाइनें लिख देते थे। तो इस तरह करते करते फिर वो एक आदत में बन गया था। फिर उसके बाद शादी वगैरह हो गई जल्दी, फिर उसमें वक्त नहीं मिलता था, फिर बैठे बैठे जब खाली वक्त मिला तो लिखे। तो यूँ करके यूँ कह लीजिए कि शायरी अपने आप में एक वो तूफ़ान होता है जो अपने आप उठता है, तो निकल जाती थी गज़ल। जैसे अभी जब से ये CNRC वाले मुद्दे आंदोलन और उसके बाद फिर ये जो पॉलिटिक्स का सफ़र शुरू हुआ, इसमें बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पाया। तो मैम, आप ये शायरी लिखती थी, फिर शायरा बनी, फिर इसके बाद पॉलिटिक्स में कैसे आपने कदम रखा, क्यों रखा, क्या मकसद था इसमें? देखिए, शायरी तो मेरा बस एक शौक़ है, और सियासत तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो सोशल एक्टिविज़म मेरा है, मेरी जो पहचान है वो एक समाज सेविका के तौर पे है, वो मेरा एक जुनून है
क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा होता है अगर मैं किसी लाचार बेजार किसी मजलूम मजबूर को देखूं और मैं उसकी मदद ना कर पाऊं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये तो सिर्फ ऊपर वाला कर सकता है कि किसी की भी मदद कर दे, लेकिन इंसान के बस में ये नहीं होता है। तो मुझे कहीं ना कहीं इस बात की कचोटन होती रहती थी कि मैं सबकी मदद क्यों नहीं कर पाती हूँ। तो उसी के उसमें ये आंदोलन शुरू हो गया, और उस वक्त भी ये था कि एक झूठ और एक ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ना कोई आसान काम नहीं था, ख़ासकर उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं। तो वो लड़ते लड़ते अंदर एक बड़ी मजबूती आनी चाहिए। आपको खुद लगता होगा कि सियासत और शायरी बहुत अलग, रेल की वो दो पटरियाँ हैं जो कभी मिल नहीं सकती आगे जाके, लेकिन यहाँ मिलाना पड़ा, क्योंकि एक मेरा बड़ा नरम दिल और मैं बहुत दूसरे मिजाज की रही हूँ। लेकिन अब क्योंकि जब आप किसी आंदोलन किसी क्रांति को लाने की कोशिश करती हैं तो आपको मजबूत होना पड़ता है। और पिछले लॉकडाउन में जो कोविड के ज़माने में जो नज़ारा देखा है, जो जिस तरह मज़दूर घर में लौटते वक्त रास्ते से ही फौत हो गए और कितनी लोगों के हालतें ख़राब हो गई, कितने लोग भूख से तड़प तड़प के मर गए, ये सब देखने के बाद आंखें पथरा सी गई हैं। अब ये लगता है कि अब शायरी में इसलिए इंटरेस्ट नहीं रह गया क्योंकि वो एक ख़याली दुनिया की बातें हैं, और हकीकत जब इतनी ख़तरनाक और इतनी तल्ख हो जाए उस वक्त में हकीकत में जीना पड़ता है। तो इस वजह से ये शायरी का रुख से मुझे इधर आना पड़ा। तो मैम ये बताइए, आप समाज सेविका बनना चाह रही हैं, अपनी पहचान इसी में बनाना चाह रही हैं, तो अभी आपने कुछ शुरुआत किया है ऐसे लोगों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कह नहीं सकती हूँ। जैसे मैंने लॉकडाउन के दौरान 10 फैमिलीज़ ऐसी थी जिनको मैंने एक तरीके से गोद लिया था, और उसमें मैं बता रही हूँ, उसमें 5 हिंदू फैमिलीज़ थी जो नॉन मुस्लिम हैं और 5 मुस्लिम थी। ये बताना इसलिए नहीं पड़ रहा है कि मैं हिंदू मुस्लिम में कोई फ़र्क समझती हूँ, ये बताना सिर्फ इसलिए पड़ रहा है अमूमन लोग ये सोचते हैं कि शी इज़ मुस्लिम और तो ये उन्हीं तक अप्रोच करते हैं। ऐसा नहीं था। इन फैमिलीज़ को गोद लेने का मतलब ये था कि एक तो उनकी पहली शर्त ये थी कि मेरी आइडेंटिटी पूरी तरह से छुपाई जाए, क्योंकि मैंने उन लोगों के साथ मतलब वो रखा था रिश्ता कि वो लोग सामने आके मांग नहीं सकते थे, और असल ज़रूरतमंद मुझे लगता है वो होते हैं, क्योंकि मांग लेने वाले को तो कोई भी दे देगा, बट वो लोग जो घर के अंदर पर्दे में रहते हैं, पर्दा मतलब ये कि अपने दर्द दुख अपनी गुर्बत को छुपा करके रखते हैं और वो किसी से मांग भी नहीं सकते, हाथ नहीं फैला सकते। तो वो 10 फैमिलीज़ थी। तो उन लोगों का खाने पीने का राशन पूरे महीने का पहुंचाना, और उनको बीच में, क्योंकि लॉकडाउन के ज़माने में तो और कोई एक्टिविटी थी नहीं, पढ़ाई भी नहीं थी इनफैक्ट, और जो उनको मेडिकल इश्यूज़ थे उनके, उसके लिए दवा ववा पहुंचाना, ये पूरा काम पैंडेमिक के दौरान मैंने किया था। और अब जा कर के जनवरी के लास्ट में उन फैमिलीज़ से अब मेरा जो है वो हो गया। लेकिन ये मैंने कह दिया कि कभी भी ज़रूरत हो तो आप लोग मुझे जो है। जानकारी के मुताबिक मैम आप कुछ लड़कियों के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ काम कर रही हैं, प्लीज़ हमें दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए जब हम पैंडेमिक के दौरान बहुत सारी ऐसी बस्तियों में जाते थे जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, जो वाकई मतलब आप ही समझ लीजिए कि जब अभी सरकारी राशन बट रहा था तो 1 हफ्ते 10 दिन तक वहाँ लोगों ने जो चावल बटा था उस चावल में नमक डाल के उबाल के खाया था। तो जब मुझे किसी ने बताया कि ऐसा है, ये दुबग्गा साइड की बात है, एक वो था, तो मैं वहाँ गई तो वहाँ पर लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा हम लोग को दाल नहीं मिली, गवर्नमेंट ने शायद चावल या आटा ऐसे करके बांटा था। तो फिर उसके बाद उन लोगों को प्रॉपर तकरीबन 150 मकान हैं वहाँ पे, फिर उन लोगों के लिए राशन की किट बनवाई थी और उसमें दाल को ज़्यादा मकदार में रख के दिया गया। तो उस दौरान मुझे ये एहसास हुआ कि अगर इन जो ये घर हैं, अगर एक घर में 100 रुपये भी दिन के होते तो ये कम से कम दाल रोटी सुबह शाम आराम से खा सकते थे। तो इसका करना क्या है, क्योंकि आप हमेशा तो राशन नहीं दे सकते किसी को। तो उन लोगों से ही बात की तो उन महिलाओं ने कहा कि हम लोगों की जो बड़ी लड़कियां हैं या कुछ खुद महिलाएं सिलाई सीखना चाह रहे थे कि कम से कम सिलाई विलाई करके थोड़ा बहुत हम लोग कमा लेंगे। तो उसी को नज़र में रखते हुए मैंने जो है वो एक सिलाई सेंटर खोला हुआ है वहाँ पे दुबग्गे अंधे की चौकी के पास। कोई चार्ज वगैरह? कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चियों को सिखाया जाता है। और उन लड़कियों को जब वो अभी एक बैच निकल गया है 6 मंथ्स पूरे होकर के, उनको जो है एक सिलाई मशीन दी गई है तोहफे के तौर पे, और सर्टिफिकेट एनजीओ का दिया गया है। आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये दिया गया है कि वो उस सिलाई मशीन से सिलाई करके अगर 100-150 रुपये भी रोज़ का कमा लेंगी तो उनके दोनों टाइम की दाल रोटी का इंतज़ाम हो जाएगा। तो ये मेरा अप्रोच है, लेकिन ये बहुत छोटा सा काम है। और अभी उसमें हमने जो है एक वो भी जोड़ दिया है ब्यूटी पार्लर के काम को, क्योंकि बहुत सी अब तो चल गया है, देखिए अर्बन क्लैप है जैसे, और इस तरह की बहुत सी साइट्स हैं, इन लोगों को काम आएगा तो कम से कम कहीं ना कहीं ये रोज़गार के लिए अपने आप को फिट कर सकेंगी। तो यही मेरी कोशिश रहती है। और मैम अब जाहिर सी बात है आप समाजवादी पार्टी में अपना कदम रखा है 2020 में। अगर हम बात करें अखिलेश जी की, उनको छोड़कर दूसरा ऐसा कौन सा नेता जिसे आप पसंद करती हैं, उसके कार्य को पसंद करती हैं? देखिए मैं सही मानों में देखा जाए अखिलेश जी युवाओं की
सोच हैं, यूँ कहा जाए तो जो प्रोग्रेसिव माइंड आज के युवा का है वो है। और ऑब्वियसली मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, अखिलेश जी का साथ पकड़ा है, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए सर्वोपरि तो अखिलेश यादव जी हैं। लेकिन मैं लोहिया जी के विचारों से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। मुझे आज़म खान साहब का अप्रोच टू जो लाइफ है, क्योंकि उन्होंने जो गोल सोचा था उसको हासिल किया, और एक ऐसा नेता जिसने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी और उसकी सज़ा भी भुगत रहा है। जब वो जेल गए तो उनकी कद मेरी नज़र में और बढ़ा, क्योंकि यही तो असली क्रांति है कि आप जब अपने मुल्क में अच्छे के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे आपको सज़ाएं भुगतनी पड़ेंगी, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में तमाम लोगों ने भुगती। तो मैं लोहिया के विचारों को, अम्बेडकर जी, और अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें अखिलेश जी, आज़म खान साहब, नेताजी, इन सारे लोगों की, क्योंकि ये समाजवाद को बढ़ावा देते हैं। इनकी नज़र में हिंदू मुसलमान किसी जात पात धर्म के लिए कोई बात नहीं होती है। तो बस मेरा यही मोटिव था और मैंने इसीलिए समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। और अखिलेश जी ने, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने और मेरी मतलब बहुत हौसला अफजाई की है। मुझे ज्वाइन खुद कराया और उसके बाद फ़ौरन ही उन्होंने मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद भी दिया। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और मुझे लगता है कि पार्टी आने वाले वक्त में सरकार भी बनाई। अखिलेश जी ने एक बात कही थी कि 2022 में एक ऐतिहासिक बदलाव आएगा उनकी पार्टी में, तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा? आपको क्या लगता है उन्होंने क्यों कहा? देखिए, जब 2012 से 2017 तक समाजवादी की सरकार थी, तो आपको मालूम है कि जो एक स्लोगन है समाजवादी पार्टी का कि काम बोलता है, और वाकई वो आज तक बोल रहा है। कुछ ऐसे काम थे जो सरकार जाते जाते अधूरे रह गए थे, तो वो उन अधूरे कामों को जो अभी सरकार आई 2017 में, उसने पूरा तो किया नहीं, उसने उस उद्घाटन किए कामों का उद्घाटन किया। तो अब हम समाजवादी लोग जो हैं, जब सरकार बनेगी इंशाल्लाह, तो हम उन कामों को पहली चीज़ तो पूरा करने की वो करेंगे। और दूसरा जो बदलाव की बात वो कर रहे थे, वो बदलाव की बयार ये होगी कि जो लैपटॉप्स हमने उस वक्त दिए थे, लोगों को बांटे थे, उसकी वजह से जो लोग अपडेटेड हो गए, बहुत से लोगों को अच्छी नौकरियां मिल गई। अब उसी को एक कदम और आगे बढ़ाया जाएगा, उनको डायरेक्ट आईटी टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा, महिलाओं को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। जो ये बलात्कार के रोज़ मामले हो रहे हैं, हत्याकांड हो रहे हैं, देखिए आप 100% कोई चीज़ नहीं रोक सकते, लेकिन ये थोड़ी होता है कि रोज़ एक नया बलात्कार, और हर कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जो इससे अछूता हो। तो इन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए बदलाव की बयार का मतलब ये है कि ये अपराध मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा, बलात्कार मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा, और ख़ासकर यहाँ से जात पात धर्म ये सब चीज़ों को किनारे करके अब सिर्फ डेवलपमेंट की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, रोज़गार की बात होगी।